अस्सलामुअलैकुम। आज हम रिव्यू करेंगे राज़ी कैप्सूल के बारे में। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे राज़ी कैप्सूल के यूजेस के बारे में। राज़ी कैप्सूल उस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपको जर्ड यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का सामना होता है, ये जो कंडीशन है इसके अंदर हार्ट बर्न की प्रॉब्लम फील होती है पेशेंट को। मीन टू से इसका मतलब ये है कि जो खाना हम खाते हैं वो पहले बक्कल कैविटी में जाता है, उसके बाद वो इसोफेगस में जाता है और उसके बाद स्टोमिक में चला जाता है। लेकिन जब हम जर्ड प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं या कोई मरीज़ जब जर्ड प्रॉब्लम में मुब्तला होता है तो उस वक़्त जो स्टोमिक का खाना है वो बैक फ्लो करता है, वो स्टोमिक से वापस इसोफेगस की तरफ चला जाता है। हालांकि इसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान में एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसका नाम है इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो खाने को वापस नहीं जाने देता। लेकिन चूँकि ये एक ऐसी हालत है जिसमें खुराक जो है मैदे यानी स्टोमक से वापस आ जाती है इसोफेगस के अंदर, तो इस सूरत के अंदर राज़ी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे स्टोमिक अल्सर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैदे की कुछ लेयर होती हैं, स्टोमक की लेयर होती हैं, जिनको मिकोज़ा, सब मिकोज़ा, मस्कुलरिस और सिरोज़ा कहा जाता है। जब पेशेंट स्टोमिक अल्सर में मुब्तला होता है तो जो सोर्स हैं, सुराख हैं, वो बन जाते हैं कहाँ पर? इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक दैट कैन काज पेन एंड डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो स्टोमिक की इनर लाइनिंग है उनके अंदर सुराख बन जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ दर्द महसूस करता है और गैर मुतमिन महसूस करता है ख़ुद को। तो इस सूरत हाल में भी स्टोमिक कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे ड्यूडनल अल्सर के बारे में। ड्यूडनल अल्सर क्या है? ये भी स्टोमिक अल्सर की तरह का एक अल्सर है। स्टोमिक अल्सर के में जो ड्यूडनल अल्सर है वो जो है अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सोर बनते हैं। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सोर्स हैं वो बनते हैं। स्टोमिक की लेयर के बारे में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि स्टोमिक की लेयर होती हैं, उनके नाम कुछ इस तरह से होते हैं: मिकोज़ा, सब मिकोज़ा, मस्कुलरिस और सिरोज़ा। तो जो ड्यूडनल अल्सर है वो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सोर बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, पेन महसूस करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आ जाता है ज़ोलिंजर एंड एलिसन। ये एक सिंड्रोम है। जहाँ पर भी सिंड्रोम का वर्ड्स आ जाता है तो सिंड्रोम का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना कर रहा होता है मरीज़, जिसको सिंड्रोम कहा जाता है। यानी काफ़ी सारी बीमारियां यकजा हो जाती हैं, उसको सिंड्रोम कहा जाता है। ये मेडिकल की टर्म है सिंड्रोम। इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। ज़ोलिंजर एंड एलिसन के जो पेशेंट होते हैं उनको डायरिया हो सकता है, सीटोटोरिया हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द स्टूल्स पाखाने, बड़े पाखाने को कहा जाता है, ये भी एक मेडिकल टर्म है। इसके अलावा विटामिन B12, माल एब्जॉर्प्शन, एब्डोमिनल पेन, बर्निंग, इचिंग, ग्नोइंग और डिस्कम्फर्ट इन योर अपर एब्डोमिन, एसिड रिफ्लेक्स एंड हार्टबर्न, बर्पिंग, ब्लोटिंग एंड नोजिया, ब्लीडिंग इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नोजिया जो होती है ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट मतली आना महसूस करता है, मतली आती नहीं है। वोमिटिंग को कहा जाता है मतली का आना और नोजिया को कहा जाता है मतली का महसूस होना। इसके अलावा ब्लीडिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो इन तमाम बीमारियों को कहा जाता है ज़ोलिंजर एंड एलिसन। अब हम जानेंगे डोजेज के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट कर लें दैट द डोजेज में वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एज, वेट, मेडिकल हिस्ट्री एंड अदर फैक्टर्स।
So it's always best to consult your doctor to determine the appropriate dosage for your condition. इस नोट में ये बताना चाहता हूँ कि जो दवाई है वो अपने मुतल्लिका डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल शख्स के अंदर उसकी एज के लिहाज से, वज़न के लिहाज से और उसकी मेडिकल हिस्ट्री के लिहाज से प्रिस्क्राइब की जाती है। तो लाजमी है कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो ख़ुद का इलाज खुद से करने के बजाय किसी अच्छे मौलवी से मशवरा करें और उसकी कही हुई हदायत, उसकी दी हुई हदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि डोजेज किस एज के अंदर कितनी ली जा सकती है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हम जानेंगे राइजिक कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। किसी भी मेडिसिन का गलत इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है इंसानी सेहत के लिए। तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल मत करें। अगर ज़ायद मेडिसिन या बिना ज़रूरत मेडिसिन ली जाए तो उसके बहुत ही भयानक नताइज आ सकते हैं, तो उससे बचिए। और जो राइजिक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से है कि पेशेंट हेडेक महसूस करेगा, एब्डोमेन में पेन महसूस होगी, डायरिया हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, फ्लैचुलेंस हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन का सामना कर सकता है पेशेंट। कॉन्स्टिपेशन जिसके अंदर जो स्टूल है वो पास नहीं हो रहा होता, पाखाना नहीं आ रहा होता। फ्लैचुलेंस ऐसी कैफियत है जिसके अंदर स्टोमिक में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है। वोमिटिंग, उल्टी यानी मतली आना शुरू हो जाती है। नोज़िया, मतली आने की कैफियत महसूस होती है। डायरिया, लूज़ मोशन लग सकते हैं। एब्डोमेन में पेन महसूस हो सकता है और सर में दर्द महसूस हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था आज का हमारा सेगमेंट राइजिक कैप्सूल के बारे में। तो हो सकता है इससे आपको कोई रहनुमाई हासिल हो, कोई फ़ायदा महसूस हो। तो अगर आपको कोई फ़ायदा महसूस हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मोहम्मद नर्सिंग स्टडी को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।